नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट्स हॉटलाइन। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और अगले 1 घंटे में बातचीत करेंगे बाजार को लेकर, आपकी रणनीति क्या हो, साथ ही साथ आपके प्रश्नों जवाब देने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ अल्पेश पुरिया और साथ ही साथ सावित्री सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए और आपके प्रश्नों जवाब देने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वक्त बाजार को देखें तो थोड़ा सा हाल जो है नाजुक है और सेंसेक्स लगभग 228 अंक नीचे, निफ्टी लगभग 85 अंक नीचे, मिड कैप इंडेक्स लगभग 93 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। देखिए, सोमवार की शाम को आरबीआई द्वारा जो रुपए को संभालने की जो कवायद थी वो अपने चरम पर आ गई थी। बहुत महत्वपूर्ण कदम लिए गए और ऐसे ऐसे कदम थे जो शायद रेट कट की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल नकार देते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि एक्सपेक्ट कर रही थी, जो कि उम्मीद कर रही थी कि शायद अगले आने वाले 1, 2, 3 महीने में ब्याज दरों में कटौती होगी, उसकी संभावनाएं बिल्कुल धूमिल हो गई हैं, बिल्कुल कम हो गई हैं। और इसके उलट एक ऐसी संभावना बन गई है जिसके तहत आप ये कह सकते हैं कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। उसके बाद वित्त मंत्री के कुछ बयान भी आए। हालांकि वो अगर आप देखें तो आरबीआई के इस कहीं ना कहीं बयान को और स्टेप्स को कहीं ना कहीं ठीक ठहराते हैं। इस बीच अगर आप निफ्टी के कुछ गेनर्स को देखें जो बाजार के इस चाल के उलट तेज बने हुए हैं, उससे भारतीय सेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल और अबू जैसी में जैसे कुछ काउंटर हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर आप तीनों इंडेक्सेस को देखें तो काफी नाजुक दौर में। लेट्स टेक सम लूजर्स इन द निफ्टी 50। निफ्टी 50 में वो काउंटर जहां पे इस वक्त काफी पेन है। अगर आप इस क्रम में देखें जो सबसे ऊपर शेयर आते हैं उसमें शामिल है, अगर आप देखें इस वक्त सबसे ऊपर है पीएनबी, डीएलएफ, आईडीएफसी, जेपीएसएच, इंडसइंड बैंक। तो बैंक्स पे आज अगर आप देखें सिवियर प्रेशर है। आप कोटक महिंद्रा बैंक को देखिए, आप आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, आप पीएनबी को देखिए, आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, सभी काउंटर्स में अगर आप देखें काफी कमजोरी है। यानी कल के आरबीआई के इस निर्णय के बाद या फिर आप समझें तो रुपए को संभालने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए गए उससे रेट सेंसिटिव्स और बैंक्स पर इस वक्त काफी दबाव है। रेट्स बढ़ने की संभावना और साथ ही साथ आपके मार्जिन्स जो है अगले 1, 2, 3 क्वार्टर्स में हिट होंगे, इसकी पूरी संभावना है। हमारे साथ अल्पेश पुरिया और सावित्री सिंह है बातचीत करने के लिए, रिसर्च जर्नलिस्ट बात करेंगे। अल्पेश, पहले मैं आपका टेक्निकल नजरिया चाहूंगा। आज हमने जो लो लगाया वो था निफ्टी का इंटरडे लो था, वो था करीब 5910 का। वहां से आप करीब 34 अंक ऊपर हैं। अभी भी आप शॉर्ट के बारे में सोचेंगे या फिर पुल बैक ट्रेड के लिए आप लॉन्ग करेंगे? देखिए वीरेन, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार हम आपके इवनिंग शो में यहाँ पे एक जो लेवल दे रहे थे 6045 और वहाँ से हमने बता रहे थे कि यहाँ से एक करेक्शन आना जरूरी था, क्योंकि 5865 से जो एक अप मूव हमको ऊपर की तरफ का जो मिला था और ये एक जो ब्रेकआउट जो दिखा था तो उसका जो टारगेट हुआ था वो कहीं पे भी 6045 के पास में आता था। अब ये जो करेक्शन यहाँ से जो शुरू हुआ है ये अगर आप देखते हैं तो एक शॉर्ट टर्म की एक ट्रेंड लाइन है वहां पे 5900 के पास में, वहीं पे आज देखिए बराबर उसने होल्ड करके रखा हुआ है। और अभी तक का एक कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे अभी तक का तो वो एक हैमर की कैंडल बता रही है। तो उसके नीचे 5900 के नीचे अगर मैं 20 पॉइंट का और एक एक्सटेंशन दे देता हूं तो मुझे लगता है कि 5880 के ऊपर जब तक निफ्टी है एक पुलबैक की आशा बनी रहेगी। और इन एनी पुलबैक अगर 5950 के ऊपर आज एक क्लोज हो जाता है तो मुझे लगता है कि 5980 तक का एक पुलबैक पॉसिबल है। तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो शॉर्ट। आई थिंक मुझे लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद में ही ट्रेडिंग के बारे में सोचना चाहिए। सावित्री, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी राय क्या है स्पेशली रेट सेंसिटिव्स को लेकर? जैसा कि आज आरबीआई ने जो करेंसी के स्पेकुलेशन को रोकने के लिए किया, उसका डबल आवाज उसकी वॉलेटिलिटी को कव करने के लिए उन्होंने मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी को बढ़ाया हुआ है 10.25 से। इसकी वजह से थोड़ा आज मार्केट में सेलिंग देखने को मिल रहा है। बट एक बार थोड़ा सा हमारा रुपी अप्रिशिएट होना स्टार्ट करेगा तो मुझे लगता है यहाँ से मार्केट थोड़ा अपसाइड जाने के चांसेस हैं। बट अगर नहीं भी रहेगा तो 5850 6080 के रेंज बाउंड रहेगा। अगर इससे ब्रेक डाउन और ब्रेकअप होता है तो 100 पॉइंट का मूव हम देख सकते हैं। पर हमें डेफिनेटली, मैं अपने टेक्निकल एनालिस्ट से थोड़ा सहमत हूँ कि हमें थोड़ा वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। थोड़ा 1-2 सेशन में मार्केट को देख लीजिए, उसके बाद से उसी हिसाब से मूव बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दर्शकों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ रवि हैं मुंबई से अपने प्रश्न पूछने के लिए। रवि जी नमस्कार, प्रश्न पूछें अपना। हेलो सर। नमस्कार सर, प्रश्न पूछें। मेरे पास अशोक लेलैंड का 5000 शेयर है 40 के भाव पे। अशोक लेलैंड आपने 5000 शेयर रखे हैं, कितने पे आपका प्राइस क्या है सर? 40। बहुत ऊंचा। जी पूछिए। इस पे मैं नंबर 5 साल तक इसे होल्ड कर सकता हूँ 5 साल 10 साल तक भी रख सकता हूँ, बस मुझे भाव मिलना चाहिए मुझे। अच्छा, आपने शर्त ऐसी रख दी है। अब अगर मैं चार्ट्स को देखूं तो कोई रिकवरी के संकेत नहीं है। अल्पेश, पहले मैं आपकी राय चाहूंगा। इनफैक्ट नतीजे खराब
होने की उम्मीद है यहाँ पर और चार्ट्स बेहद ख़राब हैं। अब इन्होंने शर्त रख दी है कि मेरे को अपना ब्रेक इवन लेके ही लौटना है। इस चार्ट पे किसी बॉटम फिशिंग की यानी एवरेजिंग की पॉसिबिलिटी भी नहीं बन रही है। करना क्या चाहिए इनको? इनके लिए दो धारी तलवार है यहाँ पर। ये लॉस बुक नहीं करेंगे और लॉस बढ़ रहा है, ये भी क्लियर है बिल्कुल। आपकी राय क्या कहती है? जी हाँ, मैं बिल्कुल देखिए आपके साथ में सहमत हूँ। अगर हमारे पास में एक होल्डिंग कैपेसिटी है, अगर हम किसी के भी ये शेयर को होल्ड कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी किसी तलवार से आपको खून निकल जाए तो उसको खून को रोकने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन सा देखने को मिला है और यहाँ पे कोई रिकवरी की उम्मीद नहीं लगती है। मुझे लगता है कि इनका जो फंड है वो इनको बचा लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये फॉल कंटिन्यू रहेगा और मुझे नीचे लोअर लेवल में 12.5 तक के लेवल दिख रहे हैं, जहाँ पे जाके स्टॉक्स पहली बार में रुक सकता है। पार्शियल पोजीशन काट लें अल्पेश, यहाँ पे एटलीस्ट 5,000 में से 2,500-3,000 काट सकते हैं यहाँ पर। वीरन, या फिर भी देखिए 2,000 का फिर भी आप जोखिम ले रहे हो और अगर आपकी एवरेज है वो काफ़ी ऊपर चली जाएगी, फिर भी मुझे नहीं लगता है कि वो भी कहीं पे भी आपको बचा सकेगी। मुझे लगता है कि जिस तरह से बाजार में अगर यहाँ पे जो कोई गिरावट हुई है तो काफ़ी अच्छे स्टॉक्स होंगे दूसरे जहाँ पे आप अच्छे से निवेश कर सकते हैं, लाइक यूनाइटेड फॉस्फोरस, IDFC लोअर लेवल में और भी, तो वहाँ पे कर सकते हैं इस तरह के स्टॉक्स में। लेकिन अशोक लेलैंड में आई विल नॉट बी एडवाइस। अगर मैं होता अपनी जगह पे मैं पूरी पोजीशन अपनी कट कर लेता। देखिए सर, आप पोजीशन काट सकते हैं तो प्लीज काटिए। पहली राय तो यही है, अगर आप काट सकते हैं तो प्लीज काटिए पोजीशन, और नहीं काट सकते तो एटलीस्ट 32%, 30, 40, 45% अपनी पोजीशन को ट्रिम करिए यहाँ पर, ताकि उसी पैसे से अगर ये 10 रुपए पे आए, 9 रुपए पे आए, तो अपन में आपको एवरेज आउट कर पाए। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, एक बार तरीका फिर बताते हैं आपको। अगर आप मार्केट हॉटलाइन में शिरकत करना चाहते हैं, अपना पूछना चाहते हैं कोई प्रश्न, तो करना सिर्फ आपको इतना है, अपने मोबाइल के मैसेज राइटिंग बॉक्स में जाइए, वहां जाके लिखिए मार्केट, उसको लिख के अपना प्रश्न लिखिए और उस प्रश्न को आप हमें 57575 पर SMS कर दीजिए। उस प्रश्न को हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ये खुला हुआ है, आप इस पर कॉल करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। 1800-1803-545 और 0120-425-8237। हमारे साथ अब हैं प्रदीप सांगली साहब हैं मुंबई से अपने प्रश्न पूछने के लिए। सांगली साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रश्न पूछिए। मेरा नाम है प्रदीप जी। मेरे पास L&T फाइनेंस के 500 शेयर 78.75 पे 78.75 में मैं मोटा मोटी आपका एवरेज 80 लेके चल रहा हूँ। कितने शेयर आपके पास? 500। देखिए L&T फाइनेंस अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें इस रेंज में यहाँ पे कारोबार कर रहा है। आप अपने टारगेट्स क्या लेके चल रहे हैं? कितना समय देंगे, कितना प्रॉफिट चाहते हैं आप इस स्क्रिप्ट से? ऐसा कुछ नहीं, 1-2 मंथ के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे आए हैं। आप क्या मानती हैं सावित्री, L&T फाइनेंस इनके पास है 75-50। आई एम नॉट वेरी मच कंसर्न अबाउट हिज ब्रेक इवन पॉइंट। ये इनका ब्रेक इवन तो इर्द गिर्द ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपकी बात है लाइसेंस आवंटन, बैंकिंग लाइसेंस, उसके बाद कामकाज, आप कैसे रूरल बैंकिंग करेंगे, कैसे बैंक्स के जरिए आप अपना मुनाफा, नए कारोबार के जरिए आप मुनाफा बनाएंगे। दूसरी दिक्कत यह है कि इनका जो टाइम फ्रेम है वो काफ़ी शॉर्ट है। ये चाहते हैं कि जो भी मुनाफा आए 2-3 महीने में समेट लें। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए हमारे हिसाब से तो इन्होंने बहुत जो टाइम फ्रेम है उसका बहुत कम है। हालांकि इन्होंने बैंकिंग लाइसेंस के लिए कंपनी ने अप्लाई किया हुआ है एंड ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी है, पर उसका रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम है। और ऊपर से आज जो RBI ने स्टेप लिया है उससे थोड़े बैंकिंग में प्रेशर देखने को काफ़ी मिला हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि आपको 1 महीने में इतना अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। थोड़ा आपको देखने को मिल सकता है बट शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा नहीं। अब थोड़ा अपना होराइजन बढ़ाइए, यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए जी प्रदीप जी, देखिए 2 काम कर सकते हैं। एक तो कार्यक्रम में जुड़े रहिए आप। अभी हम बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडियाज के बारे में बात करेंगे जहां पे 1-1.5 महीने में मुनाफा मिल सकता है आपको। रही बात L&T फाइनेंस से पैसा कमाने की, ये आप शर्त लगा लीजिए सर, 1-1.5-2 महीने में आप पैसा नहीं कमा सकते इससे, आपको इसे वक्त देना पड़ेगा। इसको आपको कम से कम नहीं तो 1.5-2 साल देने पड़ेंगे, करीब 12 से 18 से 20 महीने आपको देने पड़ेंगे। तो अभी आप इसे होल्ड करिए, और नहीं कर सकते तो दूसरे ट्रेडिंग आइडिया के बारे में बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ अब हैं लतीफ जी, हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए, श्रीनगर से है ये। लतीफ जी नमस्कार। नमस्कार। प्रश्न पूछे सर अपना। मेरे पास IDFC के 1000 शेयर है। IDFC के आपके पास 1000 शेयर है जी, पूछिए सर। 146 पे लिए हुए हैं। 146 पर है। अभी बहुत नीचे आ गए, क्या करें अभी? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं सर, अच्छी स्क्रिप्ट है। आप ये सोचिए कि ये चलता रहता है, ये वैसे बाजार है और यहाँ पे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलता रहता है, घबराने की जरूरत नहीं। एक आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग
स्क्रिप्ट ली है, बाजार थोड़ा सा तंग है, बस आपको इतना देखना है। कुछ बॉटम फिशिंग कर पाएंगे सर आप लतीफ जी? थोड़ा सा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लोअर लेवल्स पे अगर आप ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ओके 122 पे आया था, मैंने बोला था 120 पे आएगा, थोड़ा सा और एवरेज करो। नहीं देखिए लतीफ जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए। बॉटम फिशिंग जो होती है वो इसलिए होती है कि आप अपने ट्रेड को मैनेज कर पाएं। इतनी जल्दी बॉटम फिशिंग करेंगे 146, 142, 139, 135, तो फिर उसका बॉटम फिशिंग का मतलब ही नहीं रहेगा। आपके दो ट्रेड्स के बीच में बड़ा अंतर होना चाहिए ताकि आपका जो एवरेज बन रहा है वो अच्छा बने। खैर अल्पेश, लतीफ का जो प्रश्न है वो ये है कि ये IDFC लेके बैठे हैं, इनका ब्रेक इवन थोड़ा सा ऊपर का है, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, थोड़ा सा जो दौर है वो मुश्किल है। आप ये देखिए जो पिछले 7 सेशन में 8 सेशन में इसमें पुल बैक आया था उसमें वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं 120, 122, 125 के आसपास ये अपना बेस बना लेगा, इस बात के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या कहते हैं आप, इस रेंज में एवरेज आउट करना चाहिए इनको अपने आप को? जी देखिए, पहले तो मैं इनके एक जिस तरह से एवरेजिंग की बात की तो मैं उस बात पे भी एक बात बताना चाहूंगा कि जब जो आप स्टॉक एवरेज करते हो कम से कम कोई भी एवरेज आपकी 20 से 25% नीचे होनी चाहिए ताकि 20 से 25% के पास में आपको एक अच्छा सा पुल बैक मिल सकता है, तो आपके एवरेज आउट आप ऊपर में निकलने का भी आपको मौका मिल सकता है। अब रही IDFC की बात पे, तो कल के सेशन में वीरेन यहाँ पे एक विपशो, अब मैं कह सकता हूँ कि आज एक बुल ट्रैप हो गया है, क्योंकि कल अगर आप एक डेली चार्ट खोलते हैं तो मई 2013 जो एक फॉलिंग चैनल चल रही थी कल उसका एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो ऐसा लग रहा था कि स्टॉक कहीं पे भी 144 148 तक चला जाएगा, लेकिन आज जिस तरह से इसने एक पैटर्न अभी तक जो डेवलप हुई है, इसे हम एक हैंगिंग मैन कहते हैं टेक्निकली लैंग्वेज में, जो एक कैंडलस्टिक्स की पैटर्न रहती है। मुझे लगता है शायद 1 से 2 दिन में ये और गिरावट देखने को मिल सकती है और इनको लोअर लेवल में 120 से 22 तक के लेवल शायद देखने को मिल सकते हैं। तो दैट विल बी ए गुड एंट्री पॉइंट, वहां पे एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। जी देखिए लतीफ जी, दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, और अच्छा शेयर आपके पास है, आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। आप थोड़ा सा पैसा अरेंज करके रखिए सर, और 122, 25, 23 के आसपास आए तो फिर बातचीत करिएगा, क्या आप बॉटम फिशिंग कर लूं या नहीं कर लूं, तब तक की कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हर्ष है दिल्ली से ही अपने प्रश्न पूछने के लिए। हर्ष जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार सर, नमस्कार सर। HDFC बैंक लिए हुए हैं। HDFC बैंक है आपके पास? जी सर जी। 690 की मेरी बाइंग है। जो हिसाब से आज जो हिसाब से RBI बैंक का जो आया अपडेट, उस हिसाब से जो टू अंडरस्टैंड HDFC बैंक और बैंकिंग सेक्टर पे इसका क्या असर रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए? HDFC बैंक का कल भी रिजल्ट अनाउंसमेंट है। मैं हर्ष आपसे बात करता हूं, मैं आपका ब्रेक इवन सुन चुका हूं 695। इस बीच एक पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से लगभग Q1 के लिए, अगर आप देखें अप्रैल मई जून के लिए, लगभग 11,451 करोड़ रुपए की सब्सिडी की मांग की है। एक महत्वपूर्ण, अगर आप देखें यहाँ पर OMCs की अंडर रिकवरी इस बार ह्यूज होंगी, ह्यूज। आप क्रूड प्राइसेस को देखिए, आप रुपी को फैक्टर इन करके चलिए, तो यहाँ पे पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से लगभग 11,451 करोड़ रुपए की सब्सिडी मांग की है फॉर Q1। एक बार OMCs को देखिए, करीब 229 पे एग्जैक्टली डे हाई IOC। दूसरा BPCL को देखते हैं, BPCL को देखिए एक बार, IOC 229.30 पे है। BPCL को देखते हैं, BPCL पे क्या रुझान है इस वक्त, BPCL को देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। एग्जैक्टली डे हाई 348.70, दिन के सर्वोच्च रुपए कारोबार का, तो अच्छा रिएक्शन यहाँ पर है। हालांकि आज सुबह से ही तेज है ये, क्योंकि रुपया आपका रिकवर हो रहा है, और दूसरा क्रूड अगर आप देखें थोड़ा साइडवेज हो गया था कल के सेशन में। खैर हर्ष मौजूद है आपके साथ, आई थिंक मैं चले गए हर्ष। 695 पे इनकी एक्विजिशन कॉस्ट है सावित्री, HDFC अच्छा स्टॉक है, और आई थिंक 620, 630 के आसपास इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी है। दैट मीन्स इनके पास 10% से ज़्यादा का रिस्क नहीं है। इनकी एक्विजिशन कॉस्ट जो है, इनकी जो खरीदारी है वो 695 की है, 630 पे हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। अब आप कहती क्या है, कब तक होल्ड करना चाहिए, और इस लेटेस्ट इंसिडेंट का जो कल RBI की तरफ से हुआ है, कितना इम्पैक्ट देती हैं आप HDFC बैंक पर? मेरे हिसाब से ये HDFC बैंक वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग। सो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। कंपनी ने कंटिन्यूसली अपने NIM में इम्प्रूवमेंट दिखाया है, एंड NPA जो बैंक का सबसे बड़ा बैकलॉग होता है वहाँ पे उनका अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिखाया हुआ है।
एंड ये कंटिन्यूअस इनका 20% का YoY ग्रोथ है, तो ये कंपनी फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रांग है। ये हमेशा अपने आप को प्रूव करने के लिए मार्केट में पेनिट्रेशन, हाई पेनिट्रेशन इन द रूरल मार्केट एज वेल एज द अर्बन अपने आप से बेस्ट में कोशिश कर रहे हैं। और आई थिंक 12-18 महीने अगर इन्होंने होल्ड किया हुआ तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है विद अ डिसेंट गेन एंड विदाउट लेस रिस्क। तो आई थिंक उनको कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न वो देख सकते हैं। हर्ष, एक बात जान लीजिए कि आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एक शेयर है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, कंपनी का कारोबार अच्छा है, Q1 के फिगर्स अच्छे रह सकते हैं। हालांकि बैंक से बहुत अच्छी उम्मीदें नहीं हैं ओवरऑल अगर आप देखें Q1 में, लेकिन आपके पास एक अच्छा शेयर है सर। और याद रखिए, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे 10% तक का डाउनसाइड खुला है, ये गिर के 630 तक है, जिसकी संभावना है। लेकिन याद रखिए सर, वो जो गिरावट होगी आपके पास अपने आप को एवरेज करने के लिए बहुत अच्छा विकल्प होगी। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो 6, 10, 20, 30 के आसपास थोड़ा सा और एवरेज आउट कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा मौका होगा आपके लिए। खैर, 85 अंक नीचे निफ्टी और लगभग 227 अंक नीचे सेंसेक्स है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद मार्केट हॉटलाइन में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी अभी 85 अंक नीचे है और 230 अंक नीचे सेंसेक्स है। हम बातचीत दर्शकों से कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने हर्ष से बातचीत की, HDFC बैंक पे उनका प्रश्न था। अब हमारे साथ हैं ज्ञानेंद्र हैं वाराणसी से। ज्ञानेंद्र जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। मैंने टाटा स्टील का पुट ले रखा है इस महीने का। अच्छा, इसी महीने का ले रखा है सर? जी, 240 रुपए का, 240 स्ट्राइक का। एक सेकंड। टाटा स्टील का आपने 240 का स्ट्राइक ले रखा है, कितने पे लिया था सर? 2 रुपए पे। एक सेकंड सर, मैं इसका प्रीमियम निकालूं। 2.5 रुपए पे। देखिए सर, एक होती है टाइम वैल्यू, ठीक है सर? टाइम वैल्यू के उस ऑप्शन के साथ अभी आपको इस स्टॉक को बेचने का अधिकार कब तक है? अब देख लीजिए, आज 15-16 तारीख है मेरे ख्याल से, और डेरिवेटिव एक्सपायरी नजदीक है, तो आपका जो ऑप्शन है ना, आपको पैसा कमा के देगा, इसके चांसेस काफी कम है। अब जिसको इसमें डाउन साइड लग रहा है और उसको पुट खरीदनी है, तो वो नेक्स्ट मंथ की पुट खरीदेगा, ना कि अभी की पुट खरीदेगा। लेकिन क्या मार्केट में करेक्शन होगा तो फिर ये नीचे तो जा सकता है? जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि यही पुट अगर आप अगले महीने के रख लें, तो आपको डाउन साइड जब ये आएगा तो पैसा कमाने का विकल्प आपके पास जून में भी खुला है, आई मीन जुलाई में भी खुला है और अगस्त में भी खुला है। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस इतना कहना चाहता हूं आपसे। चलिए। अल्पेश, ये अभी इनका जो ब्रेक इवन है इस पुट में सिक्योर है, ये 2 रुपए पे लेके बैठे हैं, 2 रुपए 60 पैसे चल रही है। ये 250 उतनी जल्दी नहीं तोड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। आप क्या कहते हैं? पुट अगर लेनी ही है तो इसको नेक्स्ट मंथ में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे पैसा इनका भी बन नहीं रहा है और बिगड़ भी नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि एक ये ओवरसोल्ड काउंटर है, बहुत ही 325-330 के लेवल से कंटिन्यूअसली गिर रहा है लगातार। और आपने बिल्कुल सही कहा कि 250 के पास में अब इसमें जो मैक्सिमम गिरावट है वो आ चुकी है, और इसके बाद की अब जो भी गिरावट आएगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गिरावट नहीं आएगी, लेकिन जो भी गिरावट आएगी वो बहुत स्लो पेस में आ सकती है। तो इन दैट केस मुझे लगता है कि आपने बहुत सही राय दी इनको कि अगर इनके पुट लेना भी चाहते हैं तो इनको अगले महीने का ही लेना पड़ेगा, और वही उनको एक फायदेकारक साबित हो सकता है। जी हाँ, अब ये 250 की पुट नेक्स्ट मंथ की अल्पेश 10 रुपए की है, तो क्या 10 रुपए की अगर मैं लूं और आई थिंक 7 रुपए 7.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ चलूं इस पे? हाँ, ये एक बना सकते हैं आप, इस तरह का एक ट्रेड बना सकते हैं। जी हाँ, देखिए सर ज्ञानेंद्र जी, आप इस पुट को अभी काम करिए, निकाल सकते हैं, या फिर 1 दिन और इंतजार कर लीजिए, 2 दिन और इंतजार कर लीजिए। अब देखिए, इतने पेन में नहीं गिरा तो और क्या गिरेगा। अब आज अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें 83 पे है, वो मेटल्स के लिए अच्छी बात नहीं होती है, बट स्टिल 251 नहीं तोड़ रहा, 250 नहीं तोड़ रहा। तो आप 2 रुपए 60 पैसे में 1-2 दिन देखिए, अगर निकलती है तो निकलाइए। अगर पुट ही लेनी है तो आपको इसकी नेक्स्ट मंथ की पुट ले लीजिए, और 10 रुपए पे लेंगे, स्टॉप लॉस रखिए 7 रुपए का, 7.25 रुपए का। बेस्ट ऑफ लक सर। अब हमारे साथ हैं ओमकार हैं पुणे से अपना प्रश्न पूछने के लिए। ओमकार जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, प्रश्न पूछिए सर। ये सर मेरा जयप्रकाश एसोसिएट, ओके, 66 रुपीज से मेरा 450 क्वांटिटी है। जयप्रकाश सेट्स, आपने कितने शेयर लिए हैं? 66 रुपए में 450 शेयर आपके पास हैं? हाँ, 450। तो अच्छा, क्या आगे हो? अब पूछना क्या चाहते हैं यहाँ पर, बताइए एग्जैक्टली। कितने दिन के लिए होल्ड कर सकता हूँ? अभी नीचे गिर चुका है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि ब्रेक इवन अटका हुआ है साहब, 66 पे लिया हुआ है, स्क्रिप्ट कारोबार कर दिया 50 पे। सावित्री, आपकी राय क्या होगी? आई थिंक इस कंपनी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है इस दौर में कर्ज, लिक्विडिटी इनके पास अभी बहुत ड्राई है, और साथ ही साथ जो इनका इंटरेस्ट बर्डन है वो काफी ज्यादा है। एट 50 आप राय क्या देंगे इनको?
देखिए, वो कर्ज को कम करने के लिए कंपनी बहुत कोशिश कर रही है। कंपनी अपनी गुजरात की सीमेंट कैपेसिटी को सेल करने के लिए कस्टमर्स देख रही है। उन्होंने रिसेंटली 1500 करोड़ का लैंड पार्सल बेचा जो उन्होंने यूटिलाइज किया डेट रिडक्शन के लिए, एंड दे आर अडॉप्टिंग मेनी मोर प्रोसेस टू रिड्यूस देयर डेट। एंड कंपनी के पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो पर अगर आपका 1 साल का होराइजन है तभी वेट करिए, नहीं तो 1 साल के अंदर में तो आई डोंट थिंक इनका डेट रिडक्शन इतना कम होगा कि वो अपने ब्रेक इवन से, आपके ब्रेक इवन प्राइस से ऊपर जाएगा। तो थोड़ा लॉन्गर टर्म होराइजन बनाइए, आपको कंपनी प्रॉफिट दे सकती है। सावित्री, अगर इनको ऐड करना हो फर्दर लोअर लेवल्स पे, आई मीन समवेयर अराउंड आई थिंक 45-46 अपने आपको बॉटम आउट करने के लिए एवरेज कर सकते हैं वहां पे? हाँ, आई थिंक कंपनी अपने जो डेट की वजह से सबसे ज़्यादा अभी तक इनमें जो स्टॉक में लुढ़काव देखने को मिला है वही है, पर वहाँ से अब उसके लिए काम करें तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि अगर सब कुछ डेट का उनका क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली कंपनी में स्टॉक प्राइस में अपमूव देखने को मिल सकता है। तो आई वुड एडवाइज कि आप एवरेज आउट कर सकते हो यहाँ पे। जी हाँ, देखिए सर, अभी आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है नहीं सर, और आप एक काम करिए, थोड़ा सा लिक्विडिटी अपने पास रखिएगा ओमकार जी। अगर पैसे हों तो 44, 45, 46 के आसपास एक बार प्रश्न कर लीजिएगा कि क्या ऐसे बॉटम आउट ये हो चुका है, क्या एवरेज आउट कर लूँ यहाँ पर, इस पे हम चर्चा करेंगे। चलिए, अब हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक का वक्त आ गया। इनफैक्ट एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंडिसेस वहीं के वहीं का है। स्टॉक फ्यूचर्स जो है भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन इंडिसेस अगर आप देखें इन तीनों इंडिसेस को तो ठीक वहीं के वहीं हैं। चलिए दर्शकों से बात करते हैं। हमारे साथ आकाश है मुंबई से अपना प्रश्न पूछने के लिए। आकाश जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ जी, मेरे पास अपोलो टायर्स है जी 300 शेयर 90 रुपीज के प्राइस पे, तो उसमें मैं 3 से 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। 3 से 6 महीने? हाँ सर, आपको इस स्टॉक के बारे में कुछ हाल फिलहाल में न्यूज आई थी, कुछ पता चला आपको? क्या? कोई हाल फिलहाल में 10-1 दिन पहले एक न्यूज थी इस पे, 10-1 दिन आई थिंक 20 दिन पहले, कुछ मालूम है इसके बारे में? जी, ओवर किया था ना उसने अमेरिका की कंपनी से। अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत आभास है आपको। ठीक है। अल्पेश, इन तमाम दिक्कतों के बाद आई थिंक इस जिस एक्विजिशन की बात कर रहे हैं उसको लेकर थोड़ा सा बैंकर्स ने इनको चेताया भी है, चिंता भी जताई है, लेकिन मैं स्टॉक को देखूं तो चार्ट्स पे कुछ और नजर आ रहा है। चार्ट्स पे वी हैव अ राउंडिंग बॉटम ऑन द डाउन साइड, जो कि एक बुलिश पैटर्न होती है। आपको क्या लगता है 68 सिक्योर है इनका प्राइस, 90 का इनका ब्रेक इवन है, इंतजार करें या फिर एटलीस्ट इस रेंज में इनको अपने आप को थोड़ा सा एवरेज आउट करना पड़ेगा? जो मुझे लगता है, देखिए मुझे याद है पिछले हफ्ते इसी स्टॉक्स पे मैंने यहाँ से 60 के ऊपर एक बाई कॉल रेकमेंड किया था, उसका टारगेट दिया था 68 और 72 का, और आज एक देखिए गिरते हुए मार्केट में स्टॉक इज ट्रेडिंग विद द ग्रीन कैंडल और उसने 68 का पहला जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है। अगर आप एक वीकली चार्ट देखें तो मुझे 70 से 72 ये एक जोन ऐसा है जहाँ पे मुझे लगता है कि शायद से फिर से एक सप्लाई या उसको ये एब्जॉर्ब करना होगा, यहाँ से उसको एक फ्रेश सप्लाई मिल सकती है। अगर ये जोन को अगर ये पार कर लेता है तो उसके बाद में जो बढ़त आएगी वो पॉसिबली इनको स्टॉक प्राइस को तकरीबन 78 से 80 के लेवल तक लेके जाएगी। लेकिन ये सप्लाई आने से पहले मुझे लगता है यहाँ पे पूरा एक अब्जॉर्ब करना पड़ेगा उनको, जो भी सप्लाई आएगी, और उसके बाद में जो भी जिस तरह की पैटर्न होगी वो स्टॉक्स को इस तरफ आगे लेके जा सकते हैं। नहीं, एवरेज आउट करें या ना करें? आई थिंक अगर आपने लोअर लेवल पे लिया है तो ऊपर में ये आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और एवरेज आउट के लिए मैं मानता हूँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अल्पेश 90 पे इन्होंने लिया है, मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे एवरेज आउट करें कि नहीं करें अपने आपको? नहीं, इन दैट केस वीरेन मैं मानता हूँ यहाँ पे इनको वेट करना चाहिए। ओके। देखिए आकाश जी, थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि एक तो ये गिरा काफी है और गिर के नीचे से चल भी चुका है, तो आपको एवरेज आउट नहीं करना है यहाँ पे। थोड़ा सा इंतजार करिए सर, 10 दिन का और मौका दीजिए कम से कम स्टॉक को, 10 दिन का और वेट दीजिए। इस बीच डीएलएफ पे खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से डीएलएफ को राहत। डीएलएफ क्रेस्ट में बिक्री जारी रख सकता है, कंपनी के लिए अच्छी खबर है यहाँ पर, और क्रेस्ट में बिक्री जारी रख सकता है। और जो इस मामले की अगली सुनवाई है वो 31 जुलाई को होनी है। गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट पर जो बिक्री थी वो बंद थी, क्योंकि ये केस जो था सब जुडिस था, और अब ये इसमें बिकवाली जारी रख सकते हैं, और अच्छी खबर डीएलएफ के लिए। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं है। आपकी राय सावित्री डीएलएफ पर?
देखिए फंडामेंटली तो मेरा मानना है कि कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर पा रही, ऊपर से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपना मार्केट भी अच्छा नहीं है, कोई गवर्नमेंट रिफॉर्म्स नहीं आए हैं उसमें जहाँ से उसको सपोर्ट रहे, अभी दूसरे सेक्टर्स चल रहे हैं, तो फंडामेंटली अच्छा नहीं है। ऊपर से कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, गवर्नमेंट का कुछ आता है, इम्पैक्ट आता है, जिससे कि कोर्ट केस होता है। तो आई वुड एडवाइस कि आप ऐसे स्टॉक्स में रहने से अच्छा कुछ सेफ बेटिंग करते हैं जहाँ पे आपको सर्टेन रहे कि 20-25% का रिटर्न 1 या 1.5 साल में मिल सके। तो मेरा मानना है कि आप यहाँ से सेल कर लीजिए अगर आपकी होल्डिंग हाई पे है तो। चलिए आकाश जी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अपोलो पे जो था उसमें आपको अभी पोजीशन होल्ड रखनी है, कोई फ्रेश एडिशन नहीं करना है और ना पोजीशन काटनी है। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद तुरंत हासिल होता है। लौटते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम में। 92 अंक नीचे निफ्टी, अब थोड़ा सा अगर आप देखिए निफ्टी नीचे खिसक रहा है और जो गिरावट है एक बार फिर से 70 के अंतिम छोर में यहाँ पे बढ़ रही है। दर्शकों से हम बात कर रहे थे, कुछ देर पहले हमने बात की थी हर्ष से, अब बात करते हैं हमारे साथ सुरेश है बेंगलुरु से अपना प्रश्न पूछने के लिए। सुरेश जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। सुरेश जी, आई थिंक उनका प्रश्न था गीतांजलि जेम्स पर बाय करना चाहते हैं। अल्पेश, इन लेवल्स पे गीतांजलि जेम्स में आप एंट्री करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे? अल्पेश। वीरेन, मुझे लगता है स्टॉक्स 126 के पास में ट्रेड कर रहा है। जी जी जी, ऑन द डाउन, ये लोअर फीस पे। या देखिए कहीं पे भी कोई भी पुल बैक की कहीं पे भी साइन नहीं है, तो ये इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट कि यहाँ से बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और इनफैक्ट मैं तो एडवाइस करूंगा कि इस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। चलिए सर, पहली बात आपने प्रश्न पूछा, मैंने मेहमान से प्रश्न पूछ लिया, उनका जवाब है नहीं। भूल के भी खरीदारी मत कीजिएगा सर। यहाँ पर जो चीज़ आप अपने हक और अपनी सोच और अपने मुताबिक न खरीद सकें न बेच सकें, उस चीज़ से आपको दूर रखना है। इस सवाल को जहन में मत लाइएगा कि आपको गीतांजलि जेम्स खरीदना है या नहीं खरीदना। खैर, अब यहाँ शुरू करते हैं हमारे खास सेगमेंट का हर घंटे मुनाफा, 1:30 का स्टॉक टिम्पी के साथ। डिम्पी, लॉसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से हम डे लो के आसपास जा रहे हैं। शॉर्ट्स ओपन करेंगे आप? नहीं, शॉर्ट्स ओपन नहीं करेंगे वीरेंद्र, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में काफी नुकसान है। इसमें कोई दो रहने के बाजार कमजोर हुआ है, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं आएगा अगर आप 1:30 बजे के आसपास शॉर्ट्स कर रहे हैं तो। हाँ, लेकिन स्ट्रेंथ वाले काउंटर में चले जाएं, ये एक अदर अल्टरनेटिव हो सकता है जो कि बाजार में रहकर पैसा बनाया जा सकता है। उसमें FMCG अगर आप देखें तो सुबह बाजार खुला भी था, 115 पॉइंट निफ्टी डाउन था, तब भी HUL के अंदर हमने देखा था कि बढ़त थी सुबह के सेशन से ही, और अब तक थ्रू आउट द डे उसमें बढ़त बनी हुई है। एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये भी है कि 600 के ओपन ऑफर कंप्लीट होने के बाद काउंटर्स ने जो प्रॉफिट बुकिंग का सेशन था वो भी एब्जॉर्ब कर लिया पूरी तरह से, और आज ये अपने न्यू हाई पे वापस आ चुका है। तो इसलिए यहाँ से हो सकता है मोमेंटम ये कंटिन्यू करे, और HUL भले ही भारी भरकम शेयर है लेकिन इसके मोमेंटम को देख के लगता नहीं इतना भारी शेयर होगा ये, इसलिए 625 626 के टारगेट के हिसाब से भले आप एक घंटे के लिए स्टॉक को रखें। 619 की रेंज में भी चल रहा है, 1750 से 17 तक का एक स्टॉप लॉस भी रखा जा सकता है। HUL का ऑप्शन स्ट्रेटजी भी आप चाहें तो ले सकते हैं, तो HUL आपका बाय काउंटर हो सकता है। चलिए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक है इन द सेंस कि चल चुका है, ऑल टाइम हाई पे, लेकिन फिर भी अगर आप देखें बाय स्ट्रेंथ एक रणनीति होती है, हमेशा मजबूती को खरीदें कमजोर बाजार में, वही एक राय है यहाँ पर। 620 एग्जैक्टली डे हाई। नहीं भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा के लिए। मेरे साथ मेरे ही हम नाम जुड़े हैं, श्री वीरेंद्र शर्मा, मेरठ से हैं ये। क्या करना चाहते हैं सर? क्या कोई खास बाइंग फ्रेश, क्या प्रश्न है आपका? चलिए, शायद संपर्क उनसे नहीं हो पाया। मनोज है हमारे साथ मुंबई से प्रश्न पूछने के लिए। मनोज जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे पास HDIL के 1000 शेयर हैं जी, एट द रेट ऑफ 37.7। 47 पर 37.7। तो अभी ये 10-15 रोज पहले लिए थे क्या आपने? जी जी जी। ओके। एंड माय व्यू इज फॉर 2 to 3 months, तो व्यू जानना। 2 से 3 महीने। देखिए, 2 से 3 महीने के लिए आपको एक स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा उस पर गौर करिए। सावित्री, आपकी राय क्या है? HDIL इन लेवल्स पे 31-32 के आसपास इसने जून के मिड में अपने आप को बॉटम आउट किया था, वहां से पुल बैक देके 45 तक गया। अभी ये ₹2 इस पे ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट अभी इनको रियलाइज नहीं हुआ है। क्या करना चाहिए इनको?
देखिए, कंपनी ने जो क्वार्टरली रिजल्ट रिपोर्ट किया उसमें उन्होंने बॉटम लाइन पे लॉसेस बहुत हैवी दिखा है बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल लॉसेस। तो अदरवाइज फंडामेंटली उनका नंबर्स ठीक था, बट लॉस की वजह से थोड़ा डिक्लाइन दिखने को मिला हमें बॉटम लाइन पे। एंड करेंटली डेट की वजह से थोड़ा करेक्शन स्टॉक में हमको देखने को मिल रहा है। एंड इसके लिए डेट के रिडक्शन के लिए कंपनी अपना कोची का जो प्लांट है 70 एकड़ का लैंड है उसको बेचने की कोशिश कर रही है कि वो रीपेमेंट कर लेंगे तो उनको इंटरेस्ट कॉस्ट इतना भारी नहीं रहेगा, तो एटलीस्ट बॉटम लाइन तक कुछ रिफ्लेक्ट होगा। एंड कंपनी के पास अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो आई थिंक आपको बने रहना चाहिए यहाँ पे स्टॉक्स पे। फंडामेंटली स्ट्रांग है तो ऐसा कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाला। शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट लॉन्गर टर्म मेरा व्यू पॉजिटिव है उस पे। अल्पेश, सिर्फ बहुत शॉर्ट बताइएगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा यहाँ पर? इनके बाय प्राइस ही इनका स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि 36-37 के पास में अच्छा सा इसने बेस बना लिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अपने ब्रेक इवन का दैट मींस जिस प्राइस पे आपने लिया उसी का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। हालांकि सावित्री ने कहा आपको समय देना है, लेकिन क्योंकि आप सिर्फ 2 महीने के लिए यहाँ पे आए तो आपको स्टॉप लॉस बहुत लगाना जरूरी है। 36, 80, 37 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा आप। हमारे साथ रोहित है नासिक से अपने प्रश्न पूछने के लिए। रोहित जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार सर जी, मेरे पास अदानी पावर्स है 42.50 के भाव से 192 शेयर्स ले चुका हूँ मैं, तो इसका नजरिया कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए है और शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकता हूँ, तो इसमें क्या करना चाहिए? शॉर्ट लॉन्ग टर्म दोनों नजरिया आपके पास हैं, यानी पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य है। अल्पेश, इस चार्ट पर दिक्कत यह है कि एक तो ये चार्ट लंबे समय से डाउन ट्रेंड में है। मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखूं, मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखूं, मैं मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये चार्ट काफ़ी डिस्टर्ब है। बस एक होप है और वो होप है 3750। क्या कहते हैं आप, 2 महीने या फिर 2 महीने से ज़्यादा का समय दे सकते हैं इस स्टॉक को? ये बिल्कुल जी हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और ये 37 या 3750 अगर इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर जो गिरावट है वो 10 से 15% की और बढ़ जाएगी। यहाँ पे कोई पुल बैक की अभी कोई सिग्नल्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई लोअर लेवल में एवरेज की भी इनको राय नहीं दे सकता। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक्स। जी देखिए सर, अगर आप सिर्फ अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो आजमा लीजिए। 37 रुपये 20 पैसे का, 37 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सर अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ BSE के साइट पे जाके इसकी जो प्राइस हिस्ट्री है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका 2010 के मिड में जो भाव था वो था करीब 140 रुपये और अब है 40 रुपये। तो पुल बैक इसमें सस्टेन नहीं करता बहुत दिनों तक, तो प्लीज़ पैसा आपका है, निर्णय आपको लेना है। 3780 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हमारे साथ अब अपने प्रश्न पूछने के लिए जुड़े हैं मनदीप हैं पंजाब से। मनदीप जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। मनदीप जी हेलो जी, प्रश्न पूछिए, सुन पा रहा हूँ सर मैं आपको। हाँ सर, मैंने ये पूछना था, मैंने 1 साल पहले 1.5 साल इंडियन ऑयल के 60 शेयर दिए थे जी 316 रुपए पे जी। अभी मुझे उसको स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए? उसको होल्ड करना चाहिए या उससे सेल करके बाहर आना चाहिए? 1 साल पहले लिया था तो आपने मेरे ख्याल से 370 का भाव भी देखा होगा। सर मैंने तो मतलब 1.5 साल ही हो गया होगा नियर अबाउट, मैंने 458 का हाई देखा हुआ है। लीजिए साहब, बताइए, पैसा कमाने आए हैं, पैसा बुक नहीं कर रहे हैं सर, प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, तो दिक्कत तो है ही ना। अब सर देखिए, OMCs जो है ना उनके लिए बहुत बुरा दौर है इस वक्त। आपका रुपया कमज़ोर, आप डॉलर जब खरीदते हैं तो ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं आपको, आपका क्रूड भी महंगा है, सब्सिडी बोझ इतना हो चुका है, अंडर रिकवरी डीजल पे 9 रुपये 40 पैसे है, पेट्रोल पे लॉसेज हो ही रहे हैं, बाकी पेट्रोलियम पदार्थों को तो छोड़ ही दीजिए, आप केरोसिन को, LPG को, तो हालत अच्छी नहीं है सर। आप ही स्वीकार कर लीजिए। सावित्री, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एट 229, क्या राय देंगे इनको? इनका ब्रेक इवन यहाँ से 100 रुपये ऊपर है। देखिए, अभी तो यहाँ पे हम लॉन्गर टर्म होराइजन लेके बात करेंगे क्योंकि फंडामेंटल व्यू दे रहे हैं हम। वो कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है। ऊपर से जो डीजल डीरेगुलेशन हुआ से कंपनी को बहुत प्रॉफिट होने वाला है, इंटरेस्ट रेट उनका कम हो जाएगा। एंड जो बल्क डीजल डीरेगुलेशन हुआ उससे उसकी वजह से जो प्राइसेस का गैप है वो कम रहेगा। ऊपर से एवरी फोर्टनाइट वी आर लिसनिंग की प्राइसेस हाइक हो रहे हैं क्योंकि रूपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रही है, तो जिससे कि जितनी OMCs है उनको काफ़ी फायदा होने वाला है। ऊपर से कंपनी अपने जो पैक्ट में हो सबसे स्ट्रांग लीडर है, तो आई थिंक यहाँ से कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं देखने के लिए मिलने वाली कंपनी के लिए। जो डीरेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है कंपनी को, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों तरह से प्रॉफिट होने वाला है, एंड मार्जिन भी काफ़ी इंप्रूव होने वाला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक आपको यहाँ से बने रहना चाहिए, स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। एक फीलिंग ये भी है मनदीप जी कि शायद इसने 225-220 के आसपास अपना एक शॉर्ट टर्म बेस क्रिएट कर लिया है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, थोड़ा सा अच्छे की उम्मीद करिए। और अगर अगली बार प्रश्न आप हमसे कर सकें मनदीप जी, तो ये जरूर पूछ लीजिएगा कि अब 229 के आसपास इसने अपना बेस
है, कुछ और ऐड कर लूँगा इस प्राइस पे, वो बहुत अच्छा होगा मेरे ख्याल से। आप अपने आप को एवरेज आउट कर लेंगे, आपका ब्रेक इवन करीब करीब 280-275 के आसपास आ जाएगा अगली बार, अभी नहीं, अगली बार। अब हमारे साथ हैं पूजा हैं कानपुर से अपना प्रश्न पूछने के लिए। पूजा जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम, प्रश्न पूछिए अपना। मेरे पास हमने MMTC OFS में लिए थे 60 रुपए 80 पैसे के 100 शेयर जी, और अब हम उसमें फंस गए हैं, तो हम निकले कैसे उसमें से, क्योंकि उसमें बेचने को तो मिल ही नहीं रहा है। ये तो मैडम मेरे बस की भी नहीं निकालना आपको यहाँ पे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमें कितना लॉस हो सकता है अभी, और मतलब कई लोग कह रहे हैं कि वो सिंगल डिजिट में शेयर चला जाएगा, कोई कह रहा है 50 के आसपास सर्किट खुलेगा, तो आप हमें कम से कम इसका तो बताइए कि हमारे को लॉस कितना और हो सकता है। चलिए पूजा जी मैं आपके प्रश्न का जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले ये देखते हैं केवी थॉमस से हमारे संवाददाता ने एक खास बातचीत की। पहले इस बातचीत की कुछ खास अंश सुनते हैं। पहले आइए देखते हैं। मानसून सीजन शुरू हो रहा है और सरकार की पहली प्राथमिकता है खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को पारित कराना। इस वक्त हमारे साथ फूड एंड पीडीएस मिनिस्टर केवी थॉमस जी हैं। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि फूड एंड सिक्योरिटी जो बिल है उसको सरकार ने अध्यादेश के तौर पर लागू कर दी, किस तरह से इसको पारित कराएंगे और क्या इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या दिक्कतें आपके मन में हैं अभी सर इसको? ऑलरेडी this ordinance has been promulgated. All the characteristics of the food security law has been informed to the states. They know it very well. Many states have started their initial work. And today I had a discussion with the Planning Commission on this NSSO number. I am told within 10 days the new list 11-12 will be available. And the socio-economic survey is going on. That will also be over by November, December. So with this data, the states can move for the priority, that is the inclusion and exclusion. We have also guaranteed, which this came now, whatever a state is getting for the last 3 years will be protected. What price, that cabinet will take a decision. Sir, you have also said that there is a problem in PDS how to improve the PDS system. So you have to what the challenges? See, there's a major challenges is the siphoning of the food grains, inclusion exclusion problems. So these are the issues the states have to handle, for which there is the modernization like computerization, end-to-end computerization, Aadhaar, etc. I'm told by Delhi administration that they're making use of Aadhaar. So our important task will be, one, to modernize and strengthen the PDS system. Second, have the intermediate godowns for 3 months of the requirements of the PDS in the states. So these are the issues we have to tackle. Sir, you also said this. चलिए, तो यहाँ पे केवी थॉमस कहते हुए कि वाकई अगर आप फूड सिक्योरिटी बिल के को कार्यान्वयन में लाने के लिए सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको सुदृढ़ करने की, मजबूती करने की ज़रूरत है और राज्यों को संदर्भ में सूचित कर दिया गया है। और दिसंबर तक अगर आप देखें तो इस पर राज्यों की प्रतिक्रिया भी जाएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। MMTC का प्रश्न था पूजा का। इस लोअर फीस को देखने के बाद सावित्री, मैं भी शायद कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब बड़ा इनफैक्ट इनका जो इन्वेस्टमेंट है ट्रैप हो चुका है, लोअर फ्रीज पे है पिछले 10 सेशन से। क्या करना चाहिए इनको? करना खैर इनके हाथ में है भी नहीं कुछ, एग्जैक्टली इनको करना क्या चाहिए? देखिए, हमने जब ये स्टॉक 250 के प्राइस से था तब से हम बोल रहे हैं कि यहाँ से एग्जिट मार लीजिए, यहाँ का स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिख रहा है। कंपनी ने टॉप लाइन 31% डिक्लाइन रिपोर्ट किया, बॉटम लाइन 98% डिक्लाइन रिपोर्ट किया, तो फंडामेंटली तो वैसे ही बहुत बेकार थे। ऊपर से कंपनी ने जो 9.33% का अपना स्टेक सेल किया OFS के थ्रू, उसका प्राइस ही 60 रुपीज़ था। मैनेजमेंट को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी में, तो हम तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं हो सकते। बट हम क्या करें, अभी इन्वेस्टर फंस चुके हैं कंटिन्यूसली। आई थिंक 16 to 17 सेशन से ये लोअर सर्किट में चल रहा है। तो बट वी कैन वेट एंड वॉच कि जब भी आपका सर्किट खुलता है तभी आप एग्जिट लगा लीजिए, जो भी प्राइस मिलता है आप लेके निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटली कुछ करने के लिए स्टॉक में नहीं है। जी हाँ पूजा जी, देखिए कुल मिलाकर राय यही है, जिस ब्रोकिंग के हाउस के जरिए आपने इसे खरीदा उसको बोल दीजिए साहब जब बिके बेच दो, बस। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद मार्केट हॉटलाइन में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे साथ अब जगमोहन जी हैं दिल्ली से अपना प्रश्न पूछने के लिए। जगमोहन जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार। नमस्कार। ONGC
ONGC से 50 शेयर 296 में ले रखा है। ओके, अभी हाल में खरीदा होगा मेरे ख्याल से आपने? कल खरीदा जी। कल खरीदा। कितना समय देंगे सर इसको आप? सर शॉर्ट टर्म है 320 के टारगेट के लिए। 320 का टारगेट। चलिए, एक बात आपके पक्ष में जाती है सर, जो आपका प्राइस है ना खरीदारी का, ब्रेक इवन, वो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अल्पेश, आई थिंक अगर ONGC में कोई खरीदारी कर सकता था तो ये बेस्ट प्राइस था 296, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए चार्ट पे। इनकी रणनीति है, इनको सीधे सीधे लगभग 20 रुपए कमा के निकलने हैं यहाँ से। मिलने की संभावना लगती है आपको? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। इस तरह के माहौल में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, पर जिस तरह से अगर हम स्टॉक्स को देखते भी है तो ये पिछले 3-4 दिनों से लगातार 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, लेकिन आज जिस तरह से एक मूव देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म पॉसिबल मूव अगर स्टॉक अपने आप को 302 के ऊपर मेंटेन कर लेता है, 302 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है तो जो एक मूव ऊपर में बन सकती है वो 310 से 312 के लेवल तक की बन सकती है। मैं मानता हूँ वहाँ पे इनको एक बार के लिए मुनाफा वसूली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस क्या देंगे आप इनको? स्टॉप लॉस आज का लो होगा 293 का। ओके, देखिए साहब, मोहन जी, आपको 20 रुपए कमाने हैं यहाँ से, और वो ठीक है, आपकी जो शर्त है वो अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपको 292 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, यानी 4 रुपए का आपका रिस्क है, वो जरूर रखिएगा। 290 नीचे के क्लोज हुआ, 292 के नीचे, तो ये बहुत अगर आप देखें पेनफुल ट्रेड होगा आपके लिए अगर आप उसको नीचे रखते हैं उसके। तो चलिए, इस बीच एक बार जरा रिलायंस पावर को देख लेते हैं। इसमें एक बड़ा तेज रिएक्शन आया है। एग्जैक्टली आई थिंक डी हाई पे आ चुका है 78.65। अब क्योंकि आर पावर को देख रहे हैं तो एक बार जरा ये औपचारिकता पूरी कर लेते हैं, पूरे एडीजी स्पेस को देख लेते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। एडीएजी में क्या आपको क्लोजिंग के वक्त कोई फ्रेश ट्रेड की पॉसिबिलिटी मिल रही है, कोई रिएक्शन मिलेगा? आइए देखते हैं पूरा एडीएजी स्पेस क्या कर रहा है इस वक्त। एडीएजी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन नीचे है, आर इंफ्रा नीचे है, आर पावर महज अगर आप देखें ऊपर है। खैर चलिए, अब और दर्शकों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए इस बीच हैं प्रेम है पंजाब से। प्रेम जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। प्रेम जी, चलिए, गौरव हैं अब अपना प्रश्न पूछने के लिए पंजाब से। गौरव जी नमस्कार, प्रश्न पूछें अपना। नमस्ते सर जी। नमस्कार सर। सर, आपके जब मुझे SBI और केनरा बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए राय दी थी, जिन्होंने स्टॉप लॉस बताया था वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए हैं सर। ओके। स्टेट बैंक का 1820 का और केनरा बैंक का 330 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया सर। तो SBI बैंकिंग सेक्टर में SBI और केनरा बैंक की राय दी थी। अब आपको फ्रेश बाइंग करनी है? हाँ जी सर, स्टॉप लॉस में बताया था, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बाय किया था। चलिए ठीक है सर, देखिए ऐसे ही करके आदमी सीखता है, लेकिन एक चीज़ में अच्छी लगी कि आपने, बहुत कम होता है सर कि लोग स्टॉप लॉसेस लगाएं, लेकिन स्टॉप लॉसेस का सर जो आपको फ़ायदा है ना लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस कितनी अच्छी चीज़ है। आपने दोनों स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करा लिए। अल्पेश, आपकी राय क्या कहती है? फ्रेश बैंक के लिहाज से आपके जहन में क्या आता है? जी, अगर देखिए इनको एक फ्रेश बाय करनी है तो मैं मानता हूं कि यहाँ से गिरावट और भी संभव है, क्योंकि स्टॉक्स ने एक, अगर हम देखते हैं कि 2011 की जो ट्रेंड लाइन जो शुरू हो रही थी करीबन 1570 के लेवल के पास में, उसका एक ब्रेकडाउन दे दिया है। 1970 के नीचे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पिछले दिनों हुआ करता था, उसके नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। थोड़ी देर इन दोनों स्टॉक्स को छोड़ देते हैं अल्पेश। लेट्स फॉरगेट कैनरा बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेश बैंक के लिए बताइए आप इसको। इनका तो स्टॉप लॉस ट्रिगर ही हो गया, मन खराब हो गया, इसको तो बाय नहीं करने वाले। फ्रेश बैंक के लिए क्या करना चाहिए? मैं मानता हूं फ्रेश बैंक का जो लेवल है वो तकरीबन 1675 से 1700 का रह सकता है। वहां पे इनको एक स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी बाइंग करने की पूरा इन्वेस्टमेंट लगाने की राय नहीं दूंगा जब तक कि कोई रिवर्सल का साइन इसमें नहीं देखने को मिलता है। अल्पेश, अगर नॉन बैंकिंग काउंटर के बारे में बात करें, कोई खास शेयर आपके जहन में आता है? अल्पेश, मैं ये कह रहा हूं बैंक से बाहर कुछ खरीदारी के लिए विकल्प नजर आपको? लेट्स टॉक अबाउट आइडियाज। बैंक के बाहर में एक छोटा सा स्टॉक्स है जो पिछले दिनों भी रेकमेंड किया था यहाँ से, फिनोलेक्स केबल का। ये मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा एक डेवलपमेंट तैयार हो रहा है। अगर ये स्टॉक्स कंसिस्टेंटली एक ट्रेडिंग जोन में एक एक्यूमुलेशन दिख रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे 52 के नीचे का एक स्टॉप लॉस बना के अगर बाय करते हैं तो आने वाले दिनों में इसमें 68 तक की बढ़त मुझे पॉसिबल लगती है। चलिए सर, देखिए अभी आप उसको छोड़ दीजिए, SBI को, देना बैंक को। आई थिंक आपका मन भी खराब हो गया होगा। फिनोलेक्स केबल पे अगर आप नजर डाल सकते हैं तो डालिए। एक बार मैं भी इसके चार्ट देख लेता हूँ, अच्छे चार्ट हैं। और थोड़ा सा आप आज पढ़िएगा इसके बारे में, कल पढ़िएगा, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखिएगा, इनके रिजल्ट्स कब आने वाले हैं Q1 के, उसको देखिएगा, तब इस पर आप खरीदारी करिएगा। बेस्ट ऑफ लक सर आपको।
हमारे साथ अब अपना प्रश्न पूछने के लिए है त्रिदीप है। त्रिदीप जी नमस्कार। त्रिदीप जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल है उषा मार्टिन का लेकर। उषा मार्टिन ये खरीद रखा है या खरीदना चाहते हैं आप? खरीद रखा है। कितने पर सर? 400 शेयर है 25.5 के भाव पे। 25.5 पे आपने उषा मार्टिन लिया है। कल आपके वहाँ टारगेट दिया था ना 31 रुपीज का। किसने दिया था सर टारगेट 31 का? 31 का आपका को नतीजे लेकर। अच्छा ठीक है नतीजों से उम्मीद है हमारा खास सेगमेंट है। आपकी राय क्या है सावित्री? उषा मार्टिन हालांकि इनका जो ब्रेक इवन है मोर और लेस सिक्योर है, आपकी राय क्या कहती है? होल्ड करें पोजीशन को? आई थिंक इनको होल्ड करना चाहिए। फंडामेंटली तो स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से इनका जो टारगेट प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है 31, तो आई थिंक इजीली अचीवेबल है। 2-3-4 महीने में आराम से वो हो सकता है, तो आई थिंक देयर इज नो इशू विद द कंपनी। चलिए सर अभी आप होल्ड करिए सर। त्रिदीप जी कोई दिक्कत की बात नहीं है और आप वेट करिए। एटलीस्ट जब आपने देखा हमारा सेगमेंट, आपने उस सेगमेंट को देखने के बाद बाइंग की है, नतीजों से उम्मीदें, जैसे कि विवेक ने मेरे साथ कल चर्चा भी की थी कि अच्छे नतीजे रहेंगे उषा मार्टिन के, तो आप वेट करिए Q1 फिगर्स के बारे में और उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले फिर बता दें आपको कि अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपना कोई प्रश्न, तो करना आपको सिर्फ इतना है कि अपने मोबाइल के मैसेज राइटिंग बॉक्स में जाइए, लिखिए मार्केट स्पेस दीजिए, अपना प्रश्न लिखिए 57575 पर SMS कर दीजिए। 2 विकल्प आपके पास और हैं, टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पे 800-0103-545 और 020-425-8237 कॉल करिए, पूछिए अपना प्रश्न। ब्रेक के बाद मार्केट हॉटलाइन में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक ब्लॉक डील हुई है साहब, ये देख लेते हैं। एलगी इक्विपमेंट्स में 41 लाख शेयरों का एक सौदा हुआ है 90 के स्तर पे, एक बड़ा सौदा है। इनफैक्ट अगर आप देखें ये इसकी जो टोटल इक्विटी है उसका लगभग 2.5% है, तो एक बड़ा चंक अगर आप देखें एलगी इक्विपमेंट्स में ट्रेड हुआ है। 41 लाख शेयरों का सौदा 3 रुपए काउंटर ऊपर कारोबार करता है 89 के स्तर पे। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 5% यहाँ पर ये ऊपर कारोबार कर रहा है, तो काफी अच्छी खासी मजबूती एलगी इक्विपमेंट्स में। लौटते हैं, प्रमोद हैं हमारे साथ अपना प्रश्न पूछने के लिए। प्रमोद जी नमस्कार। प्रमोद जी। हाँ सर नमस्कार, प्रश्न पूछिए सर। सर 111 में पावर ग्रिड लिया है। पावर ग्रिड लिया है आपने 111 में? हाँ एक लॉट। हाँ अच्छा, क्या सोच के लिया है सर, बताइए थोड़ा सा, ये बताइए जरा। ये आप बताएं क्या करें। नहीं, कितना पैसा कमाने की गुंजाइश आप समझते हैं सर? मैंने ना सही बताऊं मैं आपको, मैं भी इस बाजार में लगभग 8-9 साल से हूं। पावर ग्रिड पे मैंने किसी को पैसा कमाते देखा नहीं है, चाहे वो डेरिवेटिव्स में हो चाहे वो कैश में हो। पावर ग्रिड में कहां तक जाएगा ये जी? ये कहां तक जाएगा? 115 तक आएगा? सर मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर थोड़ा सा, क्योंकि आपने डेरिवेटिव्स में लिया है, 115 तक आएगा या नहीं आएगा, आपका प्रश्न ये है, मेरे को बहुत मुश्किल लगता है। अभेश आप क्या कहते हैं? संक्षेप में बताना चाहूंगा 111-112 की पॉसिबिलिटीज है, उसके ऊपर स्टॉक्स बढ़ेगा नहीं। अगर इनके रेट के पास में भी आता है तो यहाँ से उनको निकल जाने एडवाइजेबल है। आपने बहुत सही बताया कि पावर ग्रिड जैसे काउंटर में आप डेरिवेटिव्स में भी पैसा नहीं बना सकते, इन्वेस्टमेंट की बात तो बहुत दूर की हो जाती है। जी हाँ सर, देखिए अगर निकल सकते हैं तो निकल जाइए, और 110-11 मिल जाए तो दैट्स इनफ। चलिए एक हमारे साथ एकनाथ पवार जी हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। सर नमस्कार। पवार साहब। हाँ सर नमस्ते जी, प्रश्न पूछिए। हाँ प्रश्न। नमस्कार। मेरे पास इंडसइंड बैंक है 100 जी और यस बैंक है 100। इंडसइंड बैंक 510 के भाव से है और यस बैंक 480 के भाव पे है। अभी 6 महीना साल भर रुक सकता हूँ मैं। चलिए पहले बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। आइए इंडसइंड बैंक को देखते हैं पहले। आपका जो ब्रेक इवन है वो है 510 का, और यस बैंक अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें इंडसइंड बैंक 467 पे आ चुका है। ये प्रॉफिट बुकिंग का दौर है सावित्री। इंडसइंड बैंक हालांकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, Q1 रिजल्ट्स भी काफी अच्छे खासे हैं, Q4 Q3 को तो छोड़ ही दीजिए, काफी अच्छे खासे नतीजे थे। क्या गजब चला था काउंटर। अब क्या करना चाहिए यहाँ पर? एक बार के लिए लॉस बुक कर लें या फिर लोअर लेवल्स पे थोड़ा सा और एवरेज आउट करें अपने आप को? देखिए कंपनी ने जो क्वार्टरली रिजल्ट दिया था उसमें स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ दिखा है 27% का, दैट इज वे बियॉन्ड देन द इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ।
जो इंडस्ट्री का रहा 15%, कंपनी का NIM बहुत अच्छा रहा है, ऊपर से कंटिन्यूस जो आपका ग्रॉस NPA होता है कंपनी उस पर इम्प्रूव कर रही है। कंपनी ने टारगेट भी जो गाइडेंस दिया है वो भी बहुत अच्छे ग्रोथ का दिया हुआ है, 15 to 20% ग्रोथ का कंटिन्यूस। मेरा टारगेट है 540 का एंड करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट द नियर ऑफ द इट्स फेयर वैल्यू। तो आई थिंक इससे ज़्यादा जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर 540 का रहता है तो बेटर वहाँ पे दैट इज़ द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स। येस बैंक में आप क्या कहेंगे सावित्री? येस बैंक भी फंडामेंटली ठीक है, बट आई एम वेरी बुलिश विद द इंडसइंड बैंक कंपेयर टू येस बैंक, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में येस बैंक थोड़ा वोलेटिलिटी के साथ में बढ़ रहा है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस में उनके थोड़े अप्स एंड डाउन्स के साथ में है, बट आई थिंक उनको येस बैंक के बजाय ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट इंडसइंड पे करना चाहिए। चलिए सर, देखिए पवार साहब आप थोड़ा सा ट्रैप भी हो गए हैं, आई थिंक थोड़ा सा आप ट्रैप हो गए हैं, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा आपको इन दोनों शेयरों को। चलिए सावित्री और अल्पेश, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी काउंटर्स इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को अभी समाप्त करते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे आप वायदा से फायदा टीम के साथ। नमस्कार।